हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। आज आखिर वो घड़ी आ गई है जब मोदी सरकार को अपने किए गए पोल प्रोमिसेस को निभाने का वक्त आ गया है। जनता ने आज थर्ड टर्म दी है मोदी सरकार को, तो आपका जानना ज़रूरी है कि क्या थे वो पोल प्रोमिसेस। इस वीडियो में हम आपको मोदी जी के 5 पोल प्रोमिसेस से अवगत कराएंगे और आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जल्दी। आखिर डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 प्रोमिसेस के साथ। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुकुल आईएएस, जिससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहे। तो फर्स्ट प्रॉमिस है स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अगस्त 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को खारिज करके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटोरीज में विभाजित किया। तब देश में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबको लगा कि कश्मीर को उसका हक मिल गया, लेकिन कुछ ही सालों में कश्मीर एंड लद्दाख में स्टेटहुड की मांग ने जोर पकड़ लिया। लद्दाख में तो लोग धरने में बैठ गए एंड फेमस सोनम वांगचुक का वो फास्ट, जिसे हमने अपने लद्दाख वाले वीडियो में कवर किया है, जिसमें हमने बताया है कि क्यों वहाँ पे लोग धरने दे रहे हैं, क्या है उनकी मांगे, डेवलपमेंट के नाम पे क्या चल रहा है लद्दाख में, और 6 शेड्यूल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 100 डेज में क्या मोदी जी इसको प्रायोरिटी देंगे या नहीं। सेकंड प्रॉमिस है फार्म बिल, जो कि एक काफ़ी कंटेंशियस इशू है। सितंबर 2020 में ऑर्डिनेंस के द्वारा 3 फार्म बिल राष्ट्रपति जी के मुहर के साथ पास किए गए। तीनों कानूनों का उद्देश्य देश भर में फार्म प्रोड्यूस के मार्केटिंग, बिक्री और स्टोरेज के तरीकों को बदलना है। वे अधिकतर कृषि क्षेत्र से आगे के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब लिंकेजेस पे। तो ब्रीफ में जानेंगे हम 3 एक्ट। फर्स्ट है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जैसे कि नाम में ही लिखा है, ये किसानों को अपनी उपज सीधा बिना किसी के हस्तक्षेप किए हुए प्राइवेट कंपनीज को बेच सकती है। इसमें ना ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्केटिंग कंपनीज APMC का हस्तक्षेप होगा, ना ही किसी बिचौले का। इसमें किसान ऑनलाइन तरीके से स्टेट के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं, बिना किसी सेस, टैक्स या फिर लेवी के। सेकंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस एक्ट के तहत किसान अपनी उपज को खेती में लगाने से पहले ही प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, जिसमें लिखित टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उपज की गुणवत्ता से लेकर कीमतों तक। अगर बाद में किसी प्रकार का विवाद हो तो उसे सुलझाने के लिए 3 स्तरीय तंत्र का उपयोग किया गया है, जिसमें शामिल है कंसिलिएशन बोर्ड, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और आखिर में अपीलेट अथॉरिटी। थर्ड है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। यह एक्ट इसेंशियल कमोडिटीज जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, ऑनियन एंड पोटैटोस को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के लिस्ट से निकाल देता है। यह इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, संचालन और वितरण को नियंत्रण मुक्त कर देगा। यह स्टॉक होल्डिंग की सीमा भी हटा देगा। स्टॉक होल्डिंग की सीमा तभी लागू होगी जब अगर युद्ध चल रहा हो, या अकाल, एनी नेचुरल कैलेमिटी, या फिर अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जैसे कि ऑनियन और टोमेटो में 100% से ज़्यादा कीमतों में उछाल, या फिर सीरियल, पल्सेस एंड खाद्य तेल में 50% में ज़्यादा कीमतें बढ़ी, तो ये स्टॉक होल्डिंग और एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट के मनमानी प्रतिबंधों को सीमित करेगा। ये 3 बिल को 2021 में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, जिसके मूल कारण थे फार्मर्स के प्रोटेस्ट। किसानों की सबसे बड़ी शंका थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। किसानों को लगता था कि सरकार ये बिल पारित करने के बाद शायद MSP को ही बंद कर दे, और बाकी आशंकाएं जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जिसके कानूनी दाव पे शायद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ना समझ पाए। इस चक्कर में वो अपनी ज़मीन ही ना खो दे। और इलेक्शन पास थे यूपी एंड पंजाब के, जहाँ से किसानों का एक बड़ा वर्ग आता है, और बीजेपी उन्हें नाराज़ करके अपने सीट्स नहीं खोना चाहती। मोदी सरकार 3.0 को अगर फार्म लॉ चेंज करने हैं तो उन्हें फार्मर्स को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये उनके ही भलाई के लिए है। थर्ड प्रॉमिस है POK को BOK में तब्दील करना। भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 में जब महाराजा हरि सिंह जी को भारत या पाकिस्तान में से कोई एक चुनने का मौका मिला, तो उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था।
इसी बीच पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए कूच की, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे से नहीं छुड़ा पाए। उसे पीओके और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। 1947 से अनधिकृत तरीके से पीओके पे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने। उसे आज़ाद कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। पीओके को आधिकारिक तौर पर 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आज़ाद कश्मीर अनियतम संविधान अधिनियम 1974 आज़ाद कश्मीर को नियंत्रित करता है। आज़ाद कश्मीर में एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और परिषद है, लेकिन राजनीतिक संरचना के पास कोई शक्ति नहीं है और यह पाकिस्तानी सरकार के अधीन है। पीओके की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीओके में 33% है, इसीलिए काफ़ी लोग वहाँ के गल्फ कंट्रीज में रोजगार ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं। लेकिन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है पीओके? एक्सेप्ट हिस्टोरिकल रीज़न, पीओके स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है उसकी लोकेशन की वजह से। इट शेयर्स बॉर्डर्स विथ न्यूमरस इंटरनेशनल लोकेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस now called Khyber Pakhtunkhwa to the west, Afghanistan's Lakhanhal to the northwest, China's Xinjiang province to the north and India's Jammu Kashmir to the east। हाल ही में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पीओके में बड़े पैमाने में प्रदर्शन हुए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा मानना है कि यह इन क्षेत्रों से संसाधनों की प्रणालीगत लूट की पाकिस्तान की निरंतर नीति का स्वाभाविक परिणाम है, जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में है। श्री अमित शाह जी ने अपने इलेक्शन रैली में आश्वस्त किया है जनता को कि पीओके हमारा ही है और उसे हासिल करके रहेंगे। मोदी जी की मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए, फॉर एग्जांपल सर्जिकल स्ट्राइक इन पीओके, शायद पीओके जल्द ही पीओके में तब्दील हो जाए। तो अब समय ही बताएगा कब हमारा जम्मू कश्मीर हमारे पास वापस आएगा। फोर्थ प्रॉमिस है ब्लैक मनी का खात्मा और गरीबों को उनके पैसे वापस करना। ब्लैक मनी का मतलब होता है वो सारा धन जो इलीगल एक्टिविटीज से कमाया गया हो या फिर किसी टैक्स के भुगतान के बिना खुद के पास जमा किया हो। मोस्टली जो कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं उसका पता सरकार को नहीं लगता, क्योंकि उसकी किसी जगह नोंद नहीं होती। इस तरह से ब्लैक मनी का जनरेशन होता है और पैसा सरकार के पास नहीं पहुंचता, इसीलिए फिर आम नागरिकों के लिए जो सुख सुविधा सरकार को देनी चाहिए वो सरकार दे नहीं पाती। इसी ब्लैक मनी का खात्मा करने के लिए मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को ऐतिहासिक डीमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी कराई। डीमोनेटाइजेशन से फायदे तो हुए, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी आई, लाइक यूपीआई ट्रांजैक्शन जो दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई छू रहा है। मई 2024 में ये आंकड़ा करीब 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शन था और टेरर फाइनेंसिंग में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हुए, जैसे कि देश में अचानक से कैश शॉर्टेज बढ़ गई, जीडीपी 8.2 से 6.7% तक नीचे गिरा, जो कि 4 साल में सबसे ज़्यादा घटती। प्राइवेट कंपनीज में भी ले ऑफ का प्रमाण बढ़ा। यहाँ तक कि आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 99.3% डीमोनेटाइज करेंसी बैंक में रिटर्न आ गई। तो फिर कहा गया काला धन था भी या नहीं? गरीबों के अकाउंट में जो 15 लाख आने वाले थे उसका क्या हुआ? क्या डीमोनेटाइजेशन फेल हुआ या फिर ये मोदी गवर्नमेंट का सिर पे प्रोपोगेंडा था? होपफुली मोदी 3.0 में इन सब के जवाब हमें मिलेंगे। फिफ्थ प्रॉमिस है द कंट्रोवर्शियल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। राकेश सिन्हा जी ने 2019 में पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल राज्यसभा में पारित किया था, जिसे 125 एमपीज ने साइन भी किया था। बिल के प्रावधान इस प्रकार थे: मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म करना, गर्ल्स की मैरिज एज मिनिमम 18 एंड बॉय की मिनिमम 21 थी। इसमें सिंगल चाइल्ड के लिए काफ़ी सारे प्रावधान थे, एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण तक। वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन का भी प्रावधान था इसमें 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके हैं उन पे कई तरह के रिस्ट्रिक्शन भी शामिल थी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा, एटसेट्रा। लेकिन ये बिल कभी एक्ट में तब्दील नहीं हुआ। शिवसेना के एक एमपी अनिल देसाई जी ने 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ले आए थे, जिसमें आर्टिकल 47A में संशोधन की बात की गई। इस संशोधन से 2 बच्चे रखने वाले कपल को मिलेंगे इंसेंटिव्स। इस बिल का भी आगे कुछ नहीं हुआ। हाल ही में यूपी से खबर आई थी
कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी 2 चाइल्ड पॉलिसी बिल पारित करने वाले हैं विधानसभा में, जिसमें 2 बच्चे रखने वाले को ही सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन ये खबर अफवाह निकली, लेकिन इससे मोदी गवर्नमेंट इरादों को भाप ही सकते हैं। एंड इस बिल के लिए जैसे आपने देखा 2019 से मोदी गवर्नमेंट की कोशिश जारी है, क्योंकि 2030 तक हम चाइना के पॉपुलेशन को ओवरटेक करने वाले हैं, जिसके विपरीत परिणाम हमारे रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी पे हो सकते हैं। तो ये 5 प्रॉमिसेस के बारे में क्या लगता है आपको? क्या मोदी 3.0 इस इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? ये सारे प्रॉमिसेस पूरे होने भी चाहिए या इनमें से कुछ नहीं? इन प्रॉमिसेस के अलावा अगर आपके कोई सुझाव है मोदी जी के 3.0 गवर्नमेंट के लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि इससे आप आज कुछ नया सीखे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी। टिल देन टेक केयर, stay tuned to your channel Gurukul IAS for such enriching video. Thank you friends, thanks for watching.